सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात तो करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल की, लेकिन आज मैं स्टूडियो में नहीं बल्कि वीडियो लिंक पर आपके साथ इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप सबको पता है कि ईरानी सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इसी मुनासबत से लाहौर और कराची में आम तातील का ऐलान किया गया। ना सिर्फ ये आम तातील है बल्कि मुख्तलिफ रास्ते भी बंद हैं, शहर की मेन शाहराहें बंद हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से मैं भी ऑफिस नहीं पहुंच सका और वापस घर आकर वीडियो लिंक के जरिए फिर आप लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है। तो इस वक्त बोल न्यूज के रिपोर्टर कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आज ख्याल रही जो उतार चढ़ाव की कैफियत पिछले कुछ दिन से हमें देखने को मिल रही है मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडेक्स है वो 71,000 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये बड़ी अच्छी खबर है सरमायाकारों के लिए। कफील अहमद से आज की डिटेल हम जानेंगे। कफील बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहर तातील है, स्टॉक मार्केट में आज क्या सूरत हाल रही? देखिए मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव हुआ था और मार्केट के आगाज से ही जो है वो इंडेक्स अगर हम बात करें तो खासा अच्छा मसबत जो है वो परफॉर्म किया और एक लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो 71,846 के लेवल तक जो है वो ट्रेड हुई है। तमाम इख्तितामी मराहल में मार्केट में जो है वो थोड़ी सी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो देखी गई है और अगर हम बात कर ले तो 359 पॉइंट्स पर जो है वो 71,359 के लेवल पर मार्केट बंद हुई है और 74 पॉइंट्स की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव से अगर हम बात कर ले आज के पूरे दिन की तो 23 अरब रुपए मालियत के 64 करोड़ हिस्से जो उसका कारोबार रिकॉर्ड किया गया और 168 कंपनियां जो है वो प्लस में जबकि 178 कंपनियां जो है वो माइनस में रिकॉर्ड की गई। तो सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है और सरमायाकारों का यही कहना है कि जो मार्केट का एंड हुआ उसमें जो है वो खासी प्रॉफिट टेकिंग दी गई है और यही वजूहत थी कि मार्केट पर जो इख्तिताम था वो नेगेटिव जोन पर हुआ। तमाम आने वाले जो दिन है यानी कि कल और परसों तो मुमकिन तौर पर जो माहिर यही कह रहे हैं कि जो 72,000 का लेवल है वो मार्केट अबूर करने में कामयाब हो जाएगी। इसी के सेंटीमेंट जो कि IMF के हवाले से है, उसके अलावा जो अफरात ज़र के नंबर हैं वो खासे अच्छे रहे हैं और दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें कि 29 तारीख को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है तो उसमें तवक्को की जा रही है कि जो अगर जो 200 बेसिस पॉइंट है उसमें कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। जी ठीक है, तो कपिल जिस तरह भी ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर रहे हैं और उनके साथ जो तिजारती मुआहदात तय पा रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान की इजाफा हो सकता है, तो उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर पड़ने का इम्कान है? इस हवाले से सरमायाकार क्या कह रहे हैं? देखिए मार्केट माहिरीन का कहना ये है कि जिस तरह SAFC के तहत जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो अपनी जिस तरह जो बैरून मुल्क UAE के इन्वेस्टमेंट और ईरानी सदर का जो है वो पाकिस्तान आना है और ये भी तवक्कुआत की जा रही है कि आइंदा महीने जो है वो सऊदी अरब के जो सलमान बिन फहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुमकिन तौर पर यकीनन एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है और यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिन है वो मार्केट के लिए और रिकॉर्ड जो है वो बनाने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आज मामूली सी कमी जरूर देखने में आई है लेकिन पिछले 2 रोज मार्केट के लिए खासे बेहतर थे और 71,000 से ऊपर की सतह पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। अब ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं लाहौर के बाद, अब कराची में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें होनी हैं और कराची के ताजिर, कराची के सनतकार, कराची के बिजनेसमैन इस वक्त उनके इस दौरे से कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत में खासतौर पर कितना कलीदी किरदार ये अदा कर सकते हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और माहिर माशियात भी हैं, उनसे हम इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। इख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं, ज़ाहिर उनसे सिक्योरिटी ताउन के मुआहदात भी होंगे, उनसे ट्रेड के मुआहदात भी होने जा रहे हैं, पाक ईरान तिजारत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। तो इस दौरे को कितना हौसला अफजा आप इस सूरत हाल में देख रहे हैं जब ये नई नई हुकूमत है, इसको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, ट्रेड बढ़ाने की भी ज़रूरत है हमसाय ममालिक के साथ, कितना अहमियत का हामिल दौरा है इब्राहिम रईसी का? देखिए ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा पूरी दुनिया की निगाहें तो पाकिस्तान में लगी हुई है क्योंकि ईरान का जो इसराइल को अटैक किया गया था उसके बाद ईरान पूरी दुनिया का एक फोकल पॉइंट था। मुख्तलिफ मुल्क ने मुख्तलिफ अंदाज में ईरान के साथ पाकिस्तान में आना और सरमायाकारी के 8 MOU साइन करना, मुल्क की तिजारत को 10 अरब डॉलर तक का अज़्म करना, फ्यूचर में ले जाने का, ये सब चीज़ें जो हैं निहायत ही अहमियत की हामिल है। 10 अरब डॉलर की तिजारत तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक मुझे लगता है क्योंकि उससे पहले जब ये आए थे तो हमने तिजारत 5 अरब डॉलर की टारगेट तय किया था, लेकिन 5 अरब डॉलर भी अगर हमारे हो जाते हैं तो शाइन बात है, लेकिन उसके लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ईरान का ऑपरेशनल करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान का तो बैंकिंग चैनल नहीं है,
दूसरा बार्टर ट्रेड जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था उसमें मजीद आइटम्स डालने हैं और ईरान के साथ बार्टर ट्रेड को आगे बढ़ाना है। तीसरी चीज जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो स्मगलिंग है ईरान के साथ फर्नेस ऑयल की, स्टील प्रोडक्ट की, वो हमें रोकनी होगी। उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है जी ठीक है। अब इख्तियार भाई साहब, ज़ाहिर है ये जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसके साथ साथ जो पाकिस्तान को ईरान से गैस की इस वक्त ज़रूरत है, जो पाइपलाइन मंसूबा 10 साल से अल्तवा का शिकार है, अभी भी वो मुकम्मल नहीं हो सका, वो कितना इंपॉर्टेंट है? और ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त महंगी गैस दीगर ममालिक से लेनी पड़ रही है, एक आम सारिफ तक बहुत महंगी गैस पड़ रही है। अगर पाकिस्तान इस मुआहदे को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाता है, ये तकमील के मरहले तक पहुँच जाता है, तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? और फिर जो एक अमेरिकन प्रेशर है इस वक्त ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से मुतालिक, तो उस तनाजुर में ये आपको एक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है मामला नजर आ रहा है? देखिए ये बहुत ही जरूरी है, इसको इतना ज्यादा इस एग्रीमेंट में स्पेल आउट नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि जो हालात हैं वो क्रिटिकल हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साइड पे काम दोबारा शुरू किया है और जो इतलात है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान अब एग्रीमेंट में जो अपना ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे इंडिया के साथ, तो बदनसीबी है कि शुरू से ही हमारे ताल्लुकात इंडिया ने नहीं बनने दिए और अफगानिस्तान के साथ भी बड़े अप्स एंड डाउन होते रहे हैं, और अमेरिका का रोल और अब तालिबान का जो रोल है, तो मैं समझता हूँ ईरान वो मुल्क है जिसके साथ हमने अच्छे ताल्लुकात लेके रीजनल ट्रेड को फरोग देना है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त आईटी सेक्टर पर खास तौर पर भरपूर तवज्जो दे रहा है और SIFC के थ्रू इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जा रही है। जो रीसेंट फिगर्स आए वो बड़े हौसला अफजा हैं और पाकिस्तान की IT बरामदात में 17.44% का इजाफा हुआ है। अगर आप डॉलर्स में ये इजाफा देखें तो ये 339 मिलियन डॉलर्स का इजाफा बनता है। IT बरामदात 2 अरब 28 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। इस पूरी सूरत पर IT एक्सपर्ट असफर हुसैन साहब से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स पर देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह से IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और फिर वापस आते हैं, फिर असफर साहब से बात करेंगे। तो ये सारे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, जो पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत थी उसमें वज़ीर IT ने कहा भी था कि वो इस एक्सपोर्ट्स को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और 10 अरब डॉलर तक भी ले जाना चाहते हैं। तो असफर हुसैन साहब, ये इस वक्त जो पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट है वो सही ट्रैक पर गामजन है? IT का शोबा हुकूमत की सरपरस्ती में दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा है, और अभी मजीद कितनी गुंजाइश है इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की? ये बहुत ही एक अच्छा हमारे लिए खबर है पूरी IT इंडस्ट्री के लिए। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो कॉन्फिडेंस है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, मार्केट में ये आना कि एक एक्सपोर्ट ग्रो हो रही है, इससे आगे की भी ग्रोथ में फ़ायदा होगा। और सबसे अहम जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी स्ट्रेंथ होगा। तो एक्सपोर्ट्स के से डायरेक्टली फ़ायदा ये भी होता है कि लोकल इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ आता है, लोकल इंडस्ट्री की लिए ग्रोथ की और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि उनको उससे आगे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स का भी एक मौका मिलता है। और अभी हम ये देख सकते थे कि एक रिसेंटली जो एक बहुत बड़ी IT कॉन्फ्रेंस ITCN के नाम से लाहौर में हुई थी, वहाँ गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आई हुई थी, इसीलिए कि वो एक टेक्नोलॉजी का हब समझती हैं पाकिस्तान को, एक अपकमिंग हब समझती हैं जहाँ बिजनेस भी मिल सकता है पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स भी मिल सकती है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और ये ग्रोथ हमें दिखती रहेगी, फ्रीलांसिंग में भी दिखेगी, स्टार्टअप्स में भी दिखेगी, और जो टेक्नोलॉजी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, वो ये देख सकेंगे कि बहुत ज़्यादा मौके और मिलेंगे इंशाल्लाह। और असफर साहब, जाहिर है चूंकि अब SIFC के थ्रू भी इस पे तवज्जो दी जा रही है और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस IT की ही एक्सपोर्ट पर है, तो ये जो फिगर्स अभी 3-4 अरब डॉलर्स के हमें देखने को मिलते हैं, इसमें कितना इजाफा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर देखिए, ये जो हमारी जब भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे हम ये कहते थे कि पहले हमें ये लगता था कि 3 अरब नहीं इंक्रीज होगा, 3 अरब तक नहीं जाएंगी, फिर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 अरब 10 अरब तक जाए। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, देखने वाली है कि हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए इक़दाम क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हम हमारे सेक्टर की ग्रोथ में ये भी हमें अब ज़रूरी देखना होगा कि जो
नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे आप देख रहे हैं जनरेटिव एआई में, ब्लॉकचेन में, इससे रेवेन्यू और बढ़ेगा कंपनीज का भी जो आगे काम करेंगी। तो ये जो हदफ है ये हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, उसके मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे इग्नाइट है, पीसैप है, ये सब काम कर रहे हैं, और SIFC के क़याम के बाद एक और मौका मिल रहा है कि सारे जो ब्यूरोक्रेटिक मामलात हैं वो भी आसानी से हल हो जाए। तो ये नई जो टेक्नोलॉजीज है उस पर काम बहुत जरूरी है। असफर साहब, रीजन के जो दूसरे ममालिक हैं, खासतौर पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वो तो फिर इस शोबे में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो उसके अगर कंपटीशन में हमें आना है, अभी तो हम दूर दूर तक भी कहीं मौजूद नहीं है, तो उसमें फिर क्या कौन सा ट्रैक इख्तियार करना पड़ेगा, कितना फास्ट पेस हमें होना पड़ेगा? देखिए, एक अगर खास तौर पे क्योंकि आपने भारत का जिक्र किया है, तो वहाँ दो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT और IIM, और उन यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ कैंपस हैं, ख़ासतौर पे IIT के। हमें अपनी नौजवान नस्ल की में इन्वेस्ट करना है, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, हमें अपनी स्किल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है। अगर भारत, मैं सिर्फ भारत का नाम नहीं लूँगा, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मुख्तलिफ ममालिक हैं, इन सब ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे, अपनी स्किल बिल्डिंग इदारों पे बेइंतहा इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से आज हम उनका रिजल्ट देख रहे हैं। हमारे भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में और ख़ास तौर पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट करना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्किल्स पे नौजवान काम कर सकें। क्योंकि देखें, IT स्किल्स में मुख्तलिफ स्किल्स आ गई हैं, और अब हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो अगर $500 या $1000 कमा रहे थे, तो उनमें ये सलाहियत है कि वो एक फ्रीलांसर $10,000 भी कमाए, $20,000 भी कमाए, जिस तरह हमने देखा है, या हमारी कंपनीज अपने लेवल पे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमें सबसे ज़्यादा स्किल्स पे और बहुत ज़्यादा काम करना। सही। और साहब, जो गवर्नमेंट लेवल पर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हमने देखा, गवर्नर हाउस में टेस्ट हुए, और चंद एक सियासी जमातें सामने आई जिन्होंने ये IT के शोबे में काम करने की फिर शुरुआत भी की, तो वो क्या बहुत ज्यादा बेसिक्स पर काम कर रहे हैं, या फिर वो प्रोफेशनल स्किल्स भी लोगों के वो बेहतर कर रहे हैं? जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो फिर ये जो नौजवान हैं जो IT सेक्टर में आकर काम करना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद हैं? इदारों से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, इन तमाम जगहों से आने से बहुत फ़ायदा ये होगा। जी, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी स्किल बिल्डिंग, राइट रिसोर्सेज जो वो क्या तैयार भी हैं, या ये हमें बिल्कुल ज़रूर देखना चाहिए। ये हमें उसकी मॉनिटरिंग बेहतर होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो उसमें कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाए वो ये इस ख़ास तौर पे जो बाहर कोर्सेज चल रहे हैं उससे मुकाबले का ज़रूर हो। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जो मास लेवल पे पढ़ाया जा सकता है वो मास लेवल पे पढ़ाएं, और जो छोटे लेवल पे जैसे बूट कैंप्स या ट्रेनिंग ग्रुप्स कराए जा सकते हैं तो वो ट्रेनिंग ग्रुप्स या बूट कैंप्स कराए जाएं। तो ये जो भी इस तरह की बूट कैंप्स कराएगा, ट्रेनिंग्स कराएगा, ख़ास तौर पे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या वो यूनिवर्सिटी की सतह पे हो या प्राइवेट सेक्टर पे हो, ज़ाहिर है इससे शौक भी बढ़ेगा। मैं ये खुद देख सकता हूँ कि ये ना सिर्फ कराची से आते हैं लोग, जब टेस्ट होता है उसके लिए दूर दराज से मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा काम है, वो अगर सियासी जमात करें या गवर्नर हाउस के प्लेटफॉर्म पे हो, हमें उसको इनकरेज ही करना चाहिए। और साहब, इसके लिए क्या बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या इसको स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर क्या सिलेबस का भी पार्ट बनाया जा सकता है कि टेक्निकल एजुकेशन, खासतौर पर IT एजुकेशन को शामिल किया जाए, ताकि जो एक स्कूल गोइंग बच्चा है जब वो स्कूल से फिर हाई स्कूल या कॉलेज की तरफ जाए तो कम से कम उसकी थोड़ी बहुत तो इसमें नो हाउ हो, थोड़ी तो इसमें नॉलेज हो, थोड़ी तो उसकी बेस बन चुकी हो? मुझे अच्छा लगा कि आजकल स्कूल जो हैं ये दिलचस्पी ले रहे हैं, खासतौर पे स्कूल में रोबोटिक्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से एक स्टीम मुकाबलों नाम से सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स सिखाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। कल को अगर वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं उनके पास तो तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, वो रोबोटिक्स भी, AI भी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ बहुत छोटी उम्र में जान लेते हैं। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे जानने से ही एक गवर्नमेंट के स्कूल का बच्चा जान सके और उसकी इस लेवल पे ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग हो जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ये अभी भी बहुत सारे इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा, इन सारी चीज़ों को चैनलाइज करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे जनरेटिव AI में अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अहम हो गई है, जिससे आप
मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स डाल के अपनी एक सोल्यूशन कर सकते हैं, कंटेंट निकाल सकते हैं, ग्राफिक्स निकाल सकते हैं। आप ये बच्चों को बहुत शुरू में ही सिखा सकते हैं, वो ये बिल्कुल प्राइमरी सतह पे भी सीख सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ चीज़ें, सिर्फ कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं, बल्कि जो मुख्तलिफ डिजिटल स्किल्स हैं वो बहुत छोटे लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत अहम है पाकिस्तान की आईटी की तरक्की के। और असफर साहब, ये एक आम तासुर जो मास लेवल पर है वो ये कि डिजिटल वर्ल्ड में आप एंटर होंगे और उसके बाद आईटी की दुनिया में आएंगे और रातों रात फिर आपके दिन पलट जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे। कंटेंट क्रिएटिंग लोग इसलिए करते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टा तक लोग महदूद होकर रह गए हैं। ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं आईटी के, जो एक बड़ी वास्ट और वसी फील्ड है, लोगों का रुझान इस तरफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ओवर द नाइट ये कोई चेंज तो नहीं आ सकता। ये तो कोई भी एक शख्स जो कि इस फील्ड में एंटर होता है उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना वो किसी दूसरी फील्ड में करता है, वहाँ कामयाबी के लिए कोई काम करता है। बहुत इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अच्छी बात सिर्फ आईटी में ये होती है कि आप किसी और शोबे में इतनी जल्दी इंटरनेशनल मौके आपको नहीं मिल सकते जितने आपको टेक्नोलॉजी में मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, जैसे आपने टिकटॉक और मुख्तलिफ कंटेंट का बताया, इसमें भी मौका होता है। जैसे गेमिंग एंड एनिमेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गेमिंग एक अलग है और एनिमेशन जिसमें आप मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसमें भी कंटेंट और टेक्नोलॉजी का मिलाप है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि आप एक स्लोली, ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें अहम ये ज़रूरी है कि अगर हम स्कूल के लेवल पे एक अच्छी तालीम दें, बहुत शुक्रिया। स्किल बिल्डिंग हो। असफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे थे कि आईटी एक्सपोर्ट्स बड़ी हौसला अफजा बात है, लेकिन मजीद भी इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। आईटी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑटो फाइनेंसिंग में हर गुजरते दिन के साथ कमी आती जा रही है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उन पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मार्च के अगर ये आप फिगर्स देखें तो 9,379 यूनिट्स ये फरोख्त हुए हैं, जो कि पिछले महीने के मुकाबले में 38% कम है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में कमी क्यों वाक़ हो रही है? एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। उनसे इसकी तफसीलात और वजूहात जानते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये क्या वजूहात हैं कि हम हर महीने देख रहे हैं गाड़ियों के यूनिट्स कम फरोख्त हो रहे हैं? कीमतें बढ़ने की एक बुनियादी वजह है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं? असल वजह है क्या? देखिए, ये बात तो ठीक है, वो बहुत अब ये गाड़ियाँ नहीं हैं, मुसलसल की प्रोडक्शन भी नीचे आ रही है। अब अगर आप पिछले साल की निस्बत देखें तो 30% 9 माह के अंदर कमी हुई है। तो ये कि लोगों की गाड़ियाँ ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं। देखिए कि हम अभी तक असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। हम CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट करके में हम जोड़ने के बाद हम अपने आवाम। लेकिन शाह साहब, ये अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएंगे तो वो जो क्वालिटी है गाड़ियों की इस वक्त वो कितनी मुतासिर होगी? चूंकि ये जो 2-3 ब्रांड्स अभी वो मेड इन पाकिस्तान के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, तो आप देखें कि ना उनकी रीसेल वैल्यू होती है, उनकी बॉडी कितनी कमज़ोर होती है, उनके जो पार्ट्स लगे होते हैं वो कितने गैर मयारी होते हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो क्वालिटी को हम कैसे मेनटेन रख सकेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर ये सारा सिस्टम मौजूद है। हमारे यहाँ पर EDP मौजूद है, हमारे यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल जो करता है वो इदारा मौजूद है। फिर सबसे बढ़ के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ मौजूद है। तो हमें ये बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो रही हैं पहले से, ऑटोमोबाइल के अलावा। लेकिन हम ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाएंगे तो एक तो क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी और सबसे बढ़कर गाड़ियों की कीमतें कम आएंगी, ताकि जो दरमियाना तबका है जो इन गाड़ियों से महरूम है अब, वो गाड़ियाँ उनकी वो खरीद में आ जाएंगी। और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान का जो ये अरबों डॉलर सालाना ये CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट करने में जा रहा है, ये बच जाएगा। तो शहजाद साहब, ये जापान से या दीगर ममालिक से हम जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, क्या उस क्वालिटी की या उस मैयार की गाड़ियाँ बनाने के काबिल इस वक्त पाकिस्तान है? जो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स हैं वो उस लेवल की गाड़ियाँ बना सकते हैं कि लोग फिर वो गाड़ियाँ ना खरीदें और पाकिस्तानी गाड़ियों को तरजीह दें?
देखें, आपने जो जापान को अभी जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जो गाड़ी जापान के अंदर डोमेस्टिक गाड़ी यहाँ आती है, जो समंदर पार पाकिस्तानी TR बैगेज गिफ्ट के तहत भेजता है, तो हमारे मुल्क में जो लोकल गाड़ियाँ असम्बल्ड हो रही हैं वो तो मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चर चले जाएंगे, क्योंकि ये आपको बड़ी कंपनी कहती हैं या मैन्युफैक्चर कहती हैं, तो फिर क्वालिटी में फर्क नहीं होना चाहिए। ना पहले होना चाहिए था, ना अब होना चाहिए, और ना आइंदा जब हमारे लोकलाइजेशन होगी तो तब भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर अवाम को हमें बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छे मेयार की गाड़ियां देनी चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ कब होगा? जब हम अपने मुल्क में कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल भी होगी और कीमतें जो लोगों की क़ुव्वत खरीद में नहीं है गाड़ियां, वो क़ुव्वत खरीद में भी आ जाएंगी। और कितना शहजाद साहब कीमत में कितना फर्क आ सकता है? क्योंकि कई और ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको हम देख रहे हैं, जो अभी एक बाइकआउट की मुहिम चलती है, आप इंटरनेशनल ब्रांड्स का बाइकआउट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड्स वही प्रोडक्ट उतनी ही कीमत में आपको दे रहे होते हैं। तो यहाँ गाड़ियों की दरामद पर आप पाबंदी लगा दें, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेगा और अगर वो उसी कीमत में प्रोवाइड करेगा तो एक आम सारिफ को क्या फायदा होगा? देखें, मैं मिसाल इसकी इस तरह दे सकता हूँ कि हमारे पड़ोस मुल्क में जो हमारी सुजुकी अल्टो है और उनकी मारुति भारत 1 है, वो 4.25 लाख इंडियन रुपीस की है, और हमारे यहाँ 30 लाख की गाड़ी है अल्टो। और अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो आप 3 रुपए के हिसाब से पकड़ें तो 12 लाख रुपए बनते हैं। तो आप इतना फर्क पड़ सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर लें और लोकलाइजेशन कर लें, तो आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल सकती है। हुकूमत को लोकल गाड़ियों के अंदर जब लोकलाइजेशन होगी तो रेवेन्यू भी मिल जाएगा। और शहजाद साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, या उसके लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की जरूरत पड़ेगी? वो भी तो इंतजाम करना होगा ना। भाई, बात यह है कि जो 3 जो असेंबलर ऑलरेडी जापानीज यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने तो अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट की तो बात वहाँ होती है कि कोई नई चीज आ रही हो। भाई, इनको तो 35-40 साल 45 साल इस मुल्क में हो चुके हैं, तो इनको तो इन्वेस्टमेंट कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इनकी इन्वेस्टमेंट है, अब सिर्फ लोकलाइजेशन करनी है हमें। और लोकलाइजेशन के लिए करके ये सारी लोकलाइजेशन ये नहीं करेंगे, जो इनका वेंडर है वो यहाँ लोकलाइजेशन करेगा, यहाँ पार्ट्स बनाएगा, चाहे वो इंजन पार्ट्स हो चाहे बॉडी पार्ट्स हो। तो इतना बड़ा कोई मेरा ख्याल नहीं है कि कोई मसला क्रिएट होगा। तो शहजाद साहब, ये अगर कोई मसला भी क्रिएट नहीं हो ना, तो फिर ये इस पे अमल हो क्यों नहीं पा रहा? क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी रुकावट है? गवर्नमेंट, हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे में चेंज होती है, किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है कि पाकिस्तान अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करे और कीमत में कमी वाकई हो? हाँ, देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी और इन लोकल असेंबलरों के साथ बैठ के, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, उनको एक लाइन देनी होगी, एक डेडलाइन देनी होगी, एक टाइम देना होगा कि भाई अब इस मुल्क में गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब आप असेंबलिंग नहीं करेंगे, आप CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके पाकिस्तान का अरबों डॉलर आप नहीं भेजेंगे। अब आपने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी करना है लोकलाइजेशन करके पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी तैयार करनी है, और ताकि आवाम का भी भला हो सके और गवर्नमेंट का भी भला हो, और इसमें इन लोकल एक्सपोर्टरों का भी भला है। जब मुल्क में सस्ती गाड़ियां बिकेंगी, मेयारी गाड़ियां बिकेंगी, तो इनकी प्रोडक्शन ये बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो हमारे मुल्क की जरूरत को भी पूरा करें और फिर एक्सपोर्ट करके गाड़ियां हमारे मुल्क में डॉलर ला सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कीमती तजावीज़ हुकूमत तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचा रहे थे। आज के प्रोग्राम से इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह स्टूडियोज़ में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।